जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, नाम नहीं मैं लूँगा, और इतना ही कहूँगा कि मैंने उनको कह दिया था कि आपके चरित्र के बारे में कोई शिकायत नहीं है। ये दहकता हुआ अग्नि 16 है, यदि आप इसमें हाथ डालिएगा तो आपका भी हाथ जल जाएगा। ये कहानी आज से करीब 40 साल पुरानी है। 1983 की ये कहानी है, बिहार की कहानी। इस पूरे स्टोरी के दौरान आपको लगेगा कि कहीं कुछ कहानी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये केस ऐसा ही है, विचलित, बेढंगा। और जब ये केस कंक्लूजन पे पहुंचती है तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों किया गया। 12 मई 1983 की सुबह बिहार के दो बड़े अखबार आज और प्रदीप एक खबर छापते हैं। बॉबी की संदिग्ध हालत में मौत, लाश को कहीं पे छुपा दिया गया। बस इतनी सी खबर थी और ये खबर आग की तरह पूरे बिहार में फैल गई। हर जगह इसी के बारे में चर्चा हो रहा था कि बॉबी की मौत हुई कैसे, और अगर किसी ने मारा तो मारा क्यों, और सबसे बड़ी बात, लाश को छुपाया क्यों गया। गली में, कूचों में, ऑफिस में, हर जगह इसी की चर्चा हो रही थी। और देखते ही देखते ये खबर नेशनल न्यूज बन जाती। कौन थी ये बॉबी, क्या था इसका पॉलिटिकल कनेक्शन, और ये केस इतना चर्चा का विषय बना क्यों। बॉबी का असली नाम श्वेत निशा त्रिवेदी था। प्यार से लोग इसे बेबी बुलाया करते थे। और राज कपूर की एक फिल्म आई थी बॉबी, उससे प्रेरित होकर मीडिया ने इस केस को बॉबी केस नाम दी थी। और फिर बॉबी केस मानो सबके जो वहां पे अटक सी जाती है। उस वक्त की कांग्रेस की बड़ी नेता राजेश्वरी सरोज दास की अडॉप्टेड बेटी थी बॉबी। देखने में बेहद ही खूबसूरत, बेहद। बॉबी की उम्र 35 साल थी। वो बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट का जॉब करती। बॉबी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के कारण बड़े बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ उठना बैठना, पार्टी करना आम बात थी। और सदन के करीब सभी विधायक इन्हें जानते थे, सभी विधायक। और कईयों पर उनके साथ सेक्सुअल संबंध का भी आरोप थे। बॉबी की 2 शादी हुई थी। पहली शादी कुछ ही दिनों में टूट गई थी, लेकिन दूसरी शादी से उसके 2 बच्चे थे। किशोर कुणाल उस वक्त के पटना के एसएसपी हुआ करते थे, बेहद ईमानदार छवि के, और पटना आए हुए मात्र 1 महीना ही हुए थे। 11 मई 1983 की सुबह ये भी अखबार पढ़ते हैं, और अखबार में उस खबर को कि बॉबी की संदिग्ध हालत में मौत, लाश को कहीं पे छुपा दिया गया। किशोर कुणाल को कुछ गड़बड़ लगता है, उन्हें दाल में कुछ काला नजर आता है। वो इस खबर को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं और फिर पुलिस जांच में जुट जाती है। किशोर कुणाल सबसे पहले राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ करते। दास बताती हैं कि 7 मई की शाम बॉबी बाहर निकलती है और लेट नाइट घर आती है। घर आते ही उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू होता है और फिर खून की उल्टियां करने लगती है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां 8 मई की सुबह उसकी मौत हो जाती है और फिर एक कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया जाता है। दास बताती हैं कि दफन इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉबी क्रिश्चियन फॉलोवर। फिर जांच आगे बढ़ती है और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा आप सुनकर सन्न रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। किशोर कुणाल को मौत की 2 रिपोर्ट मिलती हैं, दोनों ही अलग अलग डॉक्टर की। एक में मौत का कारण इंटरनल ब्लीडिंग और समय सुबह 4 बजे, और दूसरे में हार्ट अटैक और समय सुबह 4:30 बजे। अब किशोर कुणाल का शक यकीन में बदल जाता है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट विजिबल एट ऑल। अब ये केस सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा था। अब इसका मात्र एक ही उपाय था जो कि किशोर कुणाल ने किया। उन्होंने कोर्ट से परमिशन लेकर डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकलवाया और उसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा। पुलिस एक बार फिर से आवास पर पहुंचती है जहां पे बॉबी की मौत हुई थी, उसकी चीजें की पड़ताल करने के लिए, लेकिन वहां उससे जुड़े हर एक चीज को हटा दिया गया था। इस तरीके से साफ सफाई किया गया था कि मानो इससे पहले वहां कोई रहता ही नहीं था। पुलिस फिर उसी आवास में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ करती है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है ताकि बाद में वो पलट न जाए। उन दोनों का कहना था कि 7 मई 1983 की रात को कांग्रेस के नेता विधानसभा के अध्यक्ष राधा नंदन झा का बेटा रघुवर झा बॉबी से मिलने आता है। मिलने के बाद बॉबी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और फिर उसे IGIMS हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां 8 मई की सुबह उसकी मौत हो जाती है और फिर जल्दी जल्दी उसे एक कब्र में दफन कर दिया जाता है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट ने इस केस का पूरा गेम पलट दिया था। किशोर कुणाल को इस रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि बॉबी के बॉडी से ह्यूज अमाउंट में मेलेथियन नाम का ड्रग्स मिला था और उसकी मौत का कारण भी यही ड्रग्स था। मेलेथियन मोस्टली पेस्टिसाइड में इस्तेमाल किया जाता है। अब राजेश्वरी सरोज दास की कोर्ट में पेशी होती और वहां पे उन्होंने सब कुछ सच सच बताया कि बॉबी की मौत कैसे हुई थी, जहर किसने दिया था, वो डॉक्टर्स कौन थे, एवरी
एवरी लिटिल डिटेल। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही और एक के बाद एक सच्चाई बाहर आने लगी, तब इस केस की दुगनी स्पीड से नेताओं के घरों में और सत्ता के गलियारों में भूकंप से आने लगी। सबकी धड़कनें मानो बाहर आ जाएंगी। लेकिन ऐसा था क्या इस केस में जो कि इतना बवाल मचा रहा था, और राज्य चलाने वाले लोग ही इससे इतना डरे हुए क्यों थे, जबकि उन लोगों को खुश होना चाहिए कि एक मौत का राज बाहर आ रहा है। अब किशोर कुणाल के पास इस केस से जुड़े बहुत सारे नाम आ चुके थे, उनमें से कई नाम नेताओं के भी थे, बहुत सारे सबूत आ चुके थे जिससे न जाने कितनों के काले कारनामे बाहर आने वाले थे। अब किशोर कुणाल का फोन बजता है और ये फोन सीएम हाउस से था। फोन के उस पार उस वक्त के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे। किशोर कुणाल फोन उठाते हैं और उधर से सवाल आता है केस कैसा चल रहा है, और इस पर किशोर कुणाल का जवाब था एंड आई कोट, सर अन्य मामलों में आपकी छवि चाहे जैसी हो, इसमें आप बेदाग हैं। ये धधकता हुआ सोला है, इसमें हाथ मत डालिए नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे, अनकोट। सीएम ने फिर फोन रख दिया और ये पहली और आखिरी फोन था। इजंट इट टू फिल्मी? इस कॉल के बाद उस वक्त के बिहार के 44 एमएलए, 2 मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और सभी लोग एक ही सुर में बोलते हैं कि अगर इस केस को पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। क्या था ऐसा केस में और सारे नेताओं इतने डरे हुए क्यों थे? और इस केस की खबर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी थी। वो इस केस की गहराई को भी समझ रही थी, इसके प्रोज और कॉन्स को भी वो समझ रही थी। 25 मई 1983 इतना ज्यादा प्रेशर आने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई पर भी यही दबाव था कि किसी तरीके से इस केस को रफा दफा कर दिया जाए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सीबीआई का एक सिंगल ऑफिसर पटना नहीं आया था इस केस की जांच करने के लिए। वो दिल्ली में बैठे बैठे रिपोर्ट तैयार कर दिए थे और इस केस को एक सुसाइड केस में बदल दिया था। सीबीआई का कहना था कि बॉबी किसी लड़के के साथ प्यार में पड़ गई थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। इस पर उस लड़के ने इनकार कर दिया और ये बॉबी से बर्दाश्त नहीं हो पाया। इस कारण उसने सेंसिबल नाम का टैबलेट खाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने एक लड़के के नाम का सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें रतन जगवानी का जिक्र था, ऐसा सीबीआई का कहना था। अब सवाल ये उठ रहा था कि इस केस से जुड़े जो लोग धरती पे जांच कर रहे थे, जो लोग पटना में जांच कर रहे थे, जो पुलिस पटना में जांच कर रही थी, उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। सही कौन था? ये खबर आने के बाद किशोर कुणाल भी चौंक जाते हैं। जब इस रिपोर्ट के बारे में पटना के फॉरेंसिक टीम को पता चला कि बॉबी की मौत सेंसिबल टैबलेट खाने के कारण हुई, तो इस पर फॉरेंसिक टीम ने आपत्ति जताई और क्लियर किया कि बॉबी की मौत मेलेथियन नाम की ड्रग से ही हुई थी, उसने कोई सेंसिबल टैबलेट वगैरह नहीं खाया था। इस पर सीबीआई का जवाब आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि पटना फॉरेंसिक लेबोरेटरी में रखे किसी दूसरे विसरा से मेलेथियन बॉबी के विसरा में चला गया होगा। इस पर पटना फॉरेंसिक टीम का जवाब आता है कि दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, दिस इज बेसलेस। बताया जाता है कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद मुख्यमंत्री ने किशोर कुणाल को अपने पास बुलाया और बोला था कि ये केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है, आप इस केस में ना पड़े, सीबीआई अपने लेवल पे इस केस को सुलझा लेगी। और ऑलमोस्ट 1 साल बाद 18 मार्च 1984 को कोर्ट एक केस क्लोज कर देती है सीबीआई के रिपोर्ट के बाद, वही रिपोर्ट जिसमें सीबीआई ने सुसाइड करार कर दिया था। केस क्लोज होने के बाद किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, न विपक्ष ने न ही सरकारी वकीलों ने, किसी ने भी नहीं। कोर्ट का फैसला आने के बाद एक विधायक का खुलेआम कहना था एंड आई कोट कि अगर बॉबी केस को रफा दफा नहीं किया जाता तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, अनकोट। हालांकि बाद में कुछ लोग इस केस को रीओपन कराने के लिए कोर्ट भी पहुंचते हैं, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया कि इस केस में अपील सिर्फ विक्टिम के परिवार वाले कर सकते हैं या फिर हुकूमत चलाने वाले लोग, यानी कि गवर्नमेंट। बॉबी केस भारत के इतिहास में एक ऐसा केस है जिसकी सच्चाई बस कुछ लोग तक ही सीमित, लेकिन आम जनता क्या इस सच्चाई को कभी जान पाएगी?